नमस्कार। वीडियो की संख्या में देखते हैं समसामयिक घटना चक्र की प्रस्तुति उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा आयोजित होने वाले पेट एग्जाम 2025 को इस लेक्चर में देख रहे हैं। यानी कहने का आशय हुआ कि यूपीटीपीएससी द्वारा आयोजित पेट एग्जाम प्रीलिमिनरी एलिजिबिलिटी टेस्ट जो 2025 के लिए 3 साल की वैलिडिटी के साथ जो ये एग्जाम कराया जा रहा है, यानी संशोधित जो पेट है इसमें वैलिडिटी जो है 3 साल कर दी गई है, पहले 1 साल का हुआ करता था। तो इसके अंतर्गत इसमें जो नोट्स है समसामयिक घटना चक्र के इसमें पाठ्यक्रमानुसार संयुक्त क्या किया गया, इसमें 70 जो यूपीटीपीएससी अध्यायवार विवादित हल प्रश्न पत्र हैं। कहने का आशय हुआ कि अब तक जो यूपीटीपीएससी विभिन्न परीक्षाओं को कंडक्ट कराया है उसमें इन टॉपिकों के अंतर्गत जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं उन सबों का इसमें कलेक्शन किया है। जैसे इतिहास यदि है, जैसे यहाँ पर देख सकते हैं समान अध्ययन है, समान अध्ययन का मतलब जीके जो इसमें है, समान जागरूकता रीजनिंग है, सामान्य विज्ञान है, प्रारंभिक अंकगणित है, तर्क एवं तर्कशक्ति है, ग्राफ एवं तालिका है, समान हिंदी और समान अंग्रेजी। इन सब पर चूंकि सभी एग्जाम का जो होता है वह सिलेबस अलग अलग होता है, लेकिन पेट की सिलेबस अलग है। तो उस पेट की सिलेबस के अकॉर्डिंग जैसे इतिहास देखें, इतिहास जो जितनी परीक्षाओं में इतिहास पूछा गया सारे को कलेक्ट करके वह पेट के लिए कलेक्शन कर दिया गया 70 यूपीटीपीएससी परीक्षाओं के अंतर्गत। इसी प्रकार से आपका समान हिंदी के भी जितने भी जिस सिलेबस में समान हिंदी थे उन सबको कलेक्ट करके सारी परीक्षाओं को एक जगह इसमें पेट के लिए उपयोगी बनाया गया है। तो इस सारे टॉपिक को इसी आधार पर बनाया गया है इसमें। पहले इसके सिलेबस को देख लेते हैं। सिलेबस आप यहाँ देखना चाहें तो अनकम दिया गया, कुल मिलाकर 15 टॉपिक के अंतर्गत सिलेबस को इसमें बनाया गया है। 15 टॉपिक का मतलब ये हुआ कि इसमें जो प्रथम 2 भागों में इसको हम देख सकते हैं। पहला भाग जो 10 भागों में विभाजित है उसमें ये प्रत्येक 5 नंबर के है, यानी 5-5 प्रश्न होंगे, प्रत्येक प्रश्न जो है 1-1 नंबर का है। तो इस हिसाब से देखें तो जो पहले 10 टॉपिक हैं वो 50 नंबर है और आखिरी के जो 5 टॉपिक है वो 10-10 नंबर के हैं, यानी इसमें 10-10 प्रश्न पूछे जाएंगे और प्रत्येक प्रश्न जो है 1-1 नंबर का होगा, यानी इसका वेटेज भी देखें तो 50 नंबर का होगा। टोटल प्रश्नों की संख्या जो है 100 है और 100 नंबर का है, यानी प्रत्येक प्रश्न 1-1 नंबर का है। और जो है इसमें नेगेटिव मार्क का भी प्रावधान किया गया कि यदि आप एक गलत क्वेश्चन करते हैं तो दंड स्वरूप 1/4 अंक आपका काट लिया जाएगा सही में से। तो इसको आप देख सकते हैं, कुल टॉपिक आप देख लें। यहाँ पर 15 टॉपिक जो दिया गया है उसमें से 10 को हमने बताया कि 5-5 नंबर के हैं, 50 है, और यहाँ से समसामयिक यानी करंट अफेयर्स जो है यहाँ से इसका 10-10 नंबर हो जाएगा, यानी 10-10 प्रश्न पूछे जाएंगे। तो करंट अफेयर्स जिसमें राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व की घटनाएं होंगी, 10 नंबर का होगा, 10 प्रश्न है। और समान जागरूकता यानी जीके जो होगा, जनरल नॉलेज, इसमें भी 10 प्रश्न 10 नंबर के। इसके बाद 13 टॉपिक जो है अपठित हिंदी गद्यांश का विवेचन 10 नंबर और 10 प्रश्न से पूछे जाएंगे। ग्राफ की व्याख्या विश्लेषण, तालिका की व्याख्या विश्लेषण, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, यानी इन दोनों को देखें तो 20 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे और 20 प्रश्न भी पूछे जाएंगे। तो आखिरी के जो 5 टॉपिक है वेरी इंपॉर्टेंट है मेरिट निर्धारण के दृष्टिकोण से। बाकी इसमें सभी प्रश्नों का महत्व है, सारे टॉपिक का महत्व है, लेकिन इसमें स्पेशली 5 टॉपिक पर विशेष ध्यान देकर आप अपने मेरिट को ज़्यादा उच्चतर बना सकते हैं, परसेंटाइल ज़्यादा बेस्ट आप ला सकते हैं, 80+ ला सकते हैं, 99 पॉइंट कुछ जो अपना स्कोर कर सकते हैं यदि आप इस पर पकड़ बना लेते हैं तो आज के लेक्चर में देखते हैं इसमें करंट अफेयर्स को देख लेते हैं, सामयिकी को इसमें कवर कर लेते हैं, जिसमें यानी भारतीय और वैश्विक नेशनल और इंटरनेशनल करंट अफेयर्स देखते हैं जो 10 नंबर का होगा। तो चलिए इस लेक्चर को शुरू करते हैं जल्दी से। और यह ध्यान रखें कि पेट संबंधित महत्वपूर्ण जो लेक्चर बना के इस चैनल पर अपलोड कर दिए गए हैं, जो इस चैनल के प्लेलिस्ट में भी है, तो प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो है वीडियो को लाइक करते हुए सारे लेक्चर को देख सकते हैं। हालांकि इसमें अपने विषय वाइज और अपनी परीक्षा की तैयारी अनुसार विभिन्न लेक्चर बना के इस चैनल पर अपलोड कर दिए गए हैं। कहने का आशय राज्य लोक सेवा आयोग यानी जो स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन उसकी तैयारी आप करते हैं, तो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की जो परीक्षाएं जिसमें प्रौढ़ अधीनस्थ सेवा पीटी एग्जाम उसके महत्वपूर्ण लेक्चर बना के इस पर चैनल पर अपलोडेड हैं। जीआईसी के भी लेक्चर बना के इस चैनल पर अपलोडेड हैं। एलटी ग्रेड के भी लेक्चर बना के इस चैनल पर अपलोडेड हैं। इसके अलावा जो है आरओ मेंस के भी लेक्चर इस चैनल पर अपलोडेड है। संघ लोक सेवा की परीक्षाओं संबंधित लेक्चर जो इस चैनल पर अपलोडेड हैं। और राज्य लोक सेवा आयोग के अंतर्गत 71वें बीपीएससी पीटी एग्जाम, एमपीसी, जेपीएससी, आरपीएससी, एसएससी की परीक्षाओं के लिए भी महत्वपूर्ण लेक्चर वाइज विषय वाइज चैनल पर अपलोड कर दिए गए हैं। तो आप इस चैनल पर जाकर सारे लेक्चर को देख सकते हैं। तो आज इसमें करंट अफेयर्स को देखते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट 10 नंबर पेट के लिए हो सकता है, यानी है। देखते हैं समसामयिक घटना चक्र के ये नोट्स जो है, समसामयिक घटना चक्र का जो नोट्स है इसमें देखें जुलाई अगस्त का जो है निरंतर दृष्टि निरंतर यानी दृष्टि कंटिन्यूस के रूप में ये निकालता है। तो दृष्टि देखें 2025 फर्स्ट वैल्यू निरंतरता के प्रथम अंक के रूप में इसको जारी किया गया है। तो उसको देख सकते हैं। इसमें स्वच्छ सर्वेक्षण 2024-25 इसमें नहीं थे। इसमें विशेष आरओ परीक्षा 27 जुलाई 2025 को संपन्न हल प्रश्न पत्र दिया गया। ये लेटेस्ट है, यानी इसमें जुलाई तक की घटनाएं शामिल हैं। तो यहाँ इस लेक्चर को शुरू करते हैं। इसमें देखें प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना PMDDKY इत्यादि इसमें शामिल हैं। इसके अनुक्रमणिका को देखना चाहें तो यहाँ पर देख सकते हैं। इसमें सबसे पहले सूक्ष्म दृष्टि इसी को हम देखेंगे। इसके राष्ट्रीय परिदृश्य के अंतर्गत ये सारी घटनाएं शामिल होंगे। यानी इसमें प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना रासायनिक अस्त्र निषेध संगठन यानी OPCW द्वारा एशिया के में सदस्य देशों के राष्ट्रीय प्राधिकरणों की 23वीं क्षेत्रीय बैठक है। खेलो भारत इंडिया 2025 से डिजिटल इंडिया मिशन के 10 वर्ष पूर्ण हुआ। स्मार्ट सिटी और अमृत मिशन के भी 10 वर्ष पूर्ण हुए। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा बिहार निर्वाचित नामियों का विशेष गहन परीक्षण यानी
CSIR इंटरनेशनल क्रिकेट अलायंस यानी IBC की पहली बैठक 2025 अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य में ये सारी घटनाएं शामिल होंगी। सीरिया अंतर सरकारी संगठनों में सदस्यता की पुनर्बहाली, 17वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2025 देखेंगे। वन बिग ब्यूटीफुल बिल अधिनियम यानी यह है रूस द्वारा तालिबान सरकार को मान्यता। नाटो शिखर सम्मेलन 2025, वैश्विक शांति सूचकांक 2025, ग्लोबल लिबरेलिटी सूचकांक यानी GLI 2025, 91वां G7 शिखर सम्मेलन यानी 51वां G7 शिखर सम्मेलन 2025 को आर्थिक परिदृश्य में ये सारी घटनाएं शामिल, वैज्ञानिक परिदृश्य में भी एक सारी घटनाएं शामिल होगी। इसके बाद संक्षिप्त खेल परिदृश्य इत्यादि इसमें कवर किए जाएंगे। तो चलिए जल्दी से हमसे शुरू करते हैं। सूक्ष्म दृष्टि को देख लेते हैं। सबसे पहले वेरी इंपॉर्टेंट है, वर्ष भर की प्रमुख घटनाओं का बिंदुवार प्रस्तुतिकरण इसमें दिया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें देखें राष्ट्रीय यानी नेशनल करंट अफेयर्स को देखते हैं। तो बिहार सरकार ने किस आयोग की पहली बार गठन को मंजूरी दी है, यानी बिहार सरकार ने किस आयोग को पहली बार गठन को मंजूरी दी है, तो बिहार युवा आयोग। कब? 8 जुलाई 2025 को। बिहार सरकार ने किस उद्देश्य से आयोग के गठन को मंजूरी दी है, यानी बिहार सरकार ने किस उद्देश्य से कौन से आयोग यानी बिहार युवा आयोग के गठन को मंजूरी दी है, तो युवाओं को आत्मनिर्भर और रोजगारोन्मुखी बनाने के लिए, युवाओं को क्या बनाना है, आत्मनिर्भर और रोजगारोन्मुखी बनाने के लिए बिहार युवा आयोग का गठन किया गया है। बिहार सरकार ने सरकारी नौकरी में राज्य की मूल निवासी महिलाओं को कितने प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण नीति यानी क्षैतिज आरक्षण देने की नीति बनाई है, तो 35%। वेरी इंपॉर्टेंट है, ये भी 8 जुलाई का न्यूज है। इसके बाद देखें तो इसमें अत्याधुनिक फेनोल इंडिया राष्ट्रीय बायो बैंक का उद्घाटन कहाँ पर हुआ, तो यहाँ देख सकते हैं CSIR IGBI दिल्ली में इसका उद्घाटन किया गया। इसका अत्याधुनिक फेनोल इंडिया राष्ट्रीय बायो बैंक का उद्घाटन किया गया। कहाँ पर? दिल्ली में। किस संस्थान पर? तो CSIR IGBI द्वारा किया गया। इसके बाद देखें नेक्स्ट है केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा खेलो इंडिया नीति 2025 को कब मंजूरी दी गई? 1 जुलाई 2025 को। यानी खेलो इंडिया नीति 2025 को मंजूरी 1 जुलाई 2025 को दी गई। खेलो भारत नीति 2025 किस नीति का स्थान लेगी? राष्ट्रीय खेल नीति 2001 की। इससे पहले कौन सी नीति चल रही थी? तो राष्ट्रीय खेल नीति 2001 चल रही थी। अब इसमें क्या लाया गया? खेलो भारत नीति 2025 लाया गया। इसको प्रस्तावित कब किया गया? 1 जुलाई 2025 से इसको प्रस्तावित किया गया। यानी ये कितना पुराना देख सकते हैं, 24 वर्ष पुरानी राष्ट्रीय खेल नीति को बदल दिया गया है। अक्सर ये भी पूछता है कितने वर्ष बाद इसको बदला गया, तो ये भी याद रखें इसको। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा अनुसंधान विकास और नवोन्मेषण यानी RDI का मतलब यहाँ रिसर्च डेवलपमेंट एंड इनोवेशन योजना कब मंजूरी दी गई? 1 जुलाई 2025 को भी योजना को मंजूरी दी गई। कौन दिया? केंद्रीय कैबिनेट में यानी सेंट्रल कैबिनेट ने दिया 1 जुलाई 2025 को। इसकी मंजूरी दिया है, ये भी याद रखना है, RDI रिसर्च एंड डेवलपमेंट इनोवेशन की जो मंजूरी जो है 1 जुलाई 2025 को दी गई। RDI योजना के लिए कितनी धनराशि स्वीकृति की है? 1 लाख करोड़ रुपए की योजना स्वीकृति की है। किसके लिए? ऊपर जो योजना हमने देखा केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा RDI योजना जो है यानी विकास और यानी अनुसंधान विकास और नवोन्मेषण जो है इसके लिए 1 लाख करोड़ रुपए की स्वीकृति मिली है। नेक्स्ट है रोजगार लिंक्ड प्रोत्साहन यानी ELI योजना को कब मंजूरी प्रदान की गई? 1 जुलाई 2025 को। ये आप याद रखें, 1 जुलाई 2025 को काफ़ी योजनाएं इसमें प्रदान की गई हैं। आप देख सकते हैं खेलो भारत नीति है, और इसके बाद आपका जो है RDI है, इसके बाद यहाँ पर ELI है। 1 जुलाई 2025 को इन सारी योजनाओं को मंजूरी प्रदान की गई है केंद्रीय कैबिनेट द्वारा। तो इसके बाद देखें रोजगार लिंक्ड प्रोत्साहन योजना, यही योजना जो है ELI के बारे में ही कह रहा है। तो रोजगार लिंक्ड प्रोत्साहन योजना के लिए कुल आवंटन कितना किया गया है? तो 99,446 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है, अलॉटमेंट किया गया है ELI के लिए। योजना के तहत पहली बार काम करने वाले कर्मचारियों को क्या लाभ मिलेगा? यानी ये योजना जो ELI है यानी रोजगार लिंक्ड प्रोत्साहन है, यानी एम्प्लॉयमेंट लिंक्ड जो ये प्रोत्साहन होगा उसके लिए कर्मचारियों को पहली बार काम करने पर कर्मचारियों को क्या लाभ मिलेगा? तो 15,000 तक महीने का वेतन मिलेगा इनको। राष्ट्रीय जन सहयोग एवं बाल विकास संस्थान यानी NIPCCD का नया नाम क्या रखा गया है? तो इसका नया नाम है सावित्रीबाई फुले राष्ट्रीय महिला एवं बाल विकास संस्थान। पहले क्या था? राष्ट्रीय जन सहयोग एवं बाल विकास संस्थान था। इसका नाम क्या कर दिया गया? सावित्रीबाई फुले राष्ट्रीय महिला एवं बाल विकास संस्थान कर दिया गया। इसका मुख्यालय कहाँ होगा? नई दिल्ली में। हेडक्वार्टर कहाँ होगा? नई दिल्ली में। उपरोक्त जो है इसका मुख्यालय हेडक्वार्टर नई दिल्ली में होगा, यानी नई दिल्ली में है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, तो यह है कि यूपी स्पेशल आ गया, इंपॉर्टेंट है। उत्तर प्रदेश कैबिनेट ने किन 2 एक्सप्रेसवे को जोड़ने के लिए नए लिंक्ड एक्सप्रेसवे हेतु ग्रीनफील्ड लिंक एक्सप्रेसवे के निर्माण की मंजूरी दी है 3 जुलाई 2025 को?
तो आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे और पूर्वांचल एक्सप्रेसवे जोड़ने के लिए, यानी आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे और पूर्वांचल, जैसा कि हम जानते हैं कि उत्तर प्रदेश सबसे सर्वाधिक जो है एक्सप्रेसवे वाला प्रदेश बन गया है, यानी यहाँ पर सर्वाधिक एक्सप्रेसवे हो गए हैं। तो इसमें उत्तर प्रदेश कैबिनेट ने किन दो एक्सप्रेसवे को जोड़ने के लिए नए लिंक्ड एक्सप्रेस सेतु ग्रीनफील्ड लिंक एक्सप्रेसवे बनाने का निर्माण किया। तो इसमें आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे और पूर्वांचल एक्सप्रेसवे होगा। वर्तमान में देखें तो पूर्वांचल एक्सप्रेसवे उत्तर प्रदेश का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे है, लेकिन जब गंगा एक्सप्रेसवे बनकर तैयार हो जाएगा तब वो उत्तर प्रदेश का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे होगा। चलिए आगे देखते हैं। तो ये किस राज्य सरकार ने आकांक्षात्मक विकास खंड यानी एस्पिरेंट डेवलपमेंट खंड योजना के तहत वर्ष 2024-25 की वार्षिक डेल्टा रैंकिंग जारी की? तो उत्तर प्रदेश ने। यानी पूछ रहा है किस राज्य सरकार ने आकांक्षात्मक विकास खंड योजना के तहत वर्ष 2024-25 की वार्षिक डेल्टा रैंकिंग? तो उत्तर प्रदेश ने किया। 6 जुलाई 2025 को यूपी स्पेशल के दोनों महत्वपूर्ण हैं। वर्ष 2024-25 यूपी स्पेशल का मतलब आप सब समझ सकते हैं कि उत्तर प्रदेश विशेष का भी इसमें पूछा जाएगा। यूपी स्पेशल भी पेज में निर्धारित है, तो उत्तर प्रदेश परीक्षाओं के लिए यूपी स्पेशल महत्वपूर्ण होता है। तो यहाँ पर देखें वर्ष 2024-25 के डेल्टा रैंकिंग में कौन सा विकास खंड शीर्ष पर रहा है? तो जालौन रहा है। इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी। 2024-25 की डेल्टा रैंकिंग जो है में कौन सा विकास खंड जो है शीर्ष पर है? तो जालौन है। तो इसका पूरा देखें क्रमशः यानी रहा है, तो क्रमशः जालौन जनपद का जालौन विकास खंड, यानी जालौन जनपद जो डिस्ट्रिक्ट जालौन है उसका जालौन विकास खंड, रामपुरा ये भी जालौन में है, देवकली गाजीपुर का, विष्णुपुरा कुशीनगर का और मड़िहान मिर्जापुर का ये जो है शीर्ष पर रहे हैं। कहने का आशय हुआ कि पहले स्थान पर जालौन जनपद का जालौन विकास खंड रहा, दूसरे स्थान पर रामपुरा जालौन का, तीसरे स्थान पर देवकली गाजीपुर का, इसके बाद विष्णुपुरा कुशीनगर का, फिर मड़िहान मिर्जापुर के ये जो विकास खंड शीर्ष पर रहे हैं क्रमशः। रैंकिंग में प्रथम प्राप्त स्थान यानी रैंकिंग में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले विकासखंड को कितनी राशि प्रोत्साहन स्वरूप दी जाएगी? तो 2.5 करोड़ यानी 2.5 करोड़ की राशि प्रोत्साहन स्वरूप दी जाएगी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है यूपी स्पेशल में। इसके बाद नेक्स्ट देखें QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2026 में कितने भारतीय संस्थानों को स्थान मिला है? ये 19 जून 2025 को जारी किया गया था। QS वर्ल्ड रैंकिंग यानी QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2026 में 54 भारतीय इंस्टीट्यूट को स्थान मिला है। इस रैंकिंग में भारत का शीर्ष रैंकिंग स्थान कौन सा है? तो IIT दिल्ली है, इसको 123वां स्थान मिला है। यानी पूरे वर्ल्ड में 123वां स्थान है IIT दिल्ली का और भारत में पहला स्थान है इसका। नया इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर यानी EMC 2.0 कहाँ स्थापित करने की घोषणा की गई है? तो गौतम बुद्ध नगर उत्तर प्रदेश में स्थापित करने की घोषणा की गई है। याद रखें कि नया इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर यानी EMC 2.0 है, कहाँ स्थापित करने की घोषणा? गौतम बुद्ध नगर उत्तर प्रदेश। यूपी स्पेशल के महत्वपूर्ण ये भी है। EMC 2.0 क्लस्टर की कुल परियोजना लागत करोड़ रुपए में कितनी है? तो 147 करोड़ रुपए है। बिहार में किस उद्देश्य से विशेष गहन पुनरीक्षण, याद रखें विशेष गहन पुनरीक्षण यानी यहाँ जो SIRS है इसका मतलब विशेष गहन पुनरीक्षण है, अभियान शुरू किया गया 24 जून 2025 से मतदाताओं की पात्रता की पुष्टि के लिए ये लाया गया विशेष गहन पुनरीक्षण SIR लाया गया है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो यह है एरिक्सन ने अपनी पहली भारत निर्मित एंटीना प्लांट कहाँ शुरू की है? यानी एरिक्सन ने अपनी पहली, याद रखें अपनी पहली भारत निर्मित एंटीना प्लांट कहाँ शुरू की है? तो VDNS ग्लोबल इनोवेशन पार्क मानेसर हरियाणा में शुरू की है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो यह बनता है आपका राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के राहत आयुक्तों यानी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के राहत आयुक्तों और आपदा मोचन बलों का वार्षिक सम्मेलन 2025 कहाँ आयोजित किया गया? तो 16 से 17 जून 2025 को नई दिल्ली में। राज्य कितने भारत में वर्तमान 28 राज्य और 8 केंद्रशासित प्रदेश हैं, तो इनके राहत आयुक्तों और आपदा मोचन बलों का वार्षिक सम्मेलन 2025 जो है नई दिल्ली में शुरू किया गया 16 से 17 जून 2025 के बीच में। नेक्स्ट, देश का सबसे बड़ा ऑटोमोबाइल गति शक्ति मल्टी मॉडल कार्गो टर्मिनल कहाँ उद्घाटित किया गया 17 जून 2025 को? तो मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड मानेसर हरियाणा में शुरू किया गया। नेक्स्ट देखें तो धरती आबा जन भागीदारी अभियान किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया 15 जून से 15 जुलाई 2025 के बीच में? तो जनजाति कार्य मंत्रालय द्वारा। धरती आबा जन भागीदारी अभियान या जनजाति कार्य मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया। नेक्स्ट, भारत में पहली बार मोबाइल आधारित ई-वोटिंग किस राज्य में शुरू की गई? यानी जून 2025 में बिहार में। भारत में पहली बार मोबाइल आधारित ई-वोटिंग किस राज्य में शुरू की गई? तो बिहार में। स्थानीय निर्वाचन के इतिहास में ई-वोटिंग से बिहार में मतदान किया गया है। देश में पहला ई-वोटर मतदाता होने का गौरव किसे प्राप्त हुआ? तो विभा कुमारी को। नगर पालिका पकड़ी दयाल जिला पूर्वी चंपारण के जो है विभा कुमारी, इनको जो ई-वोटर देश में पहला ई-वोटर मतदाता होने का गौरव प्राप्त हुआ है। इसके बाद नेक्स्ट है, भारत के किस शहर को यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क की गैस्ट्रोनॉमी श्रेणी के लिए नामित किया गया जून 2025 में? तो लखनऊ को। उत्तर प्रदेश का है लखनऊ को। किसके लिए नामित किया गया है? यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क की गैस्ट्रोनॉमी श्रेणी में। गैस्ट्रोनॉमी का अर्थ क्या है? यानी यहाँ देख सकते हैं गैस्ट्रोनॉमी यानी पाक कला, खान पान की कला में।
हाल ही में G20 शेरपा के पद से किसने इस्तीफा दे दिया, यानी जून 2025 में? तो अमिताभ कांत ने। यानी इससे पहले जो है G20 के जो शेरपा जून 2025 से पहले G20 के शेरपा कौन थे? अमिताभ कांत जी थे, जो G20 के शेरपा पद से इस्तीफा दे दिया। हिमाचल प्रदेश में पहली बार हींग की खेती की शुरुआत कहाँ की गई है? तो लाहौल स्पीति में। लाहौल स्पीति कहाँ? हिमाचल प्रदेश में। यहाँ हींग की खेती पहली बार की गई है। यह किस संस्थान द्वारा शुरू किया गया है? यानी हिमाचल प्रदेश में पहली बार हींग की खेती कहाँ पर की जाए? लाहौल स्पीति में। और कौन सा संस्थान इसको शुरू कराते हैं? हिमालय जैव क्षमता प्रौद्योगिकी संस्थान पालमपुर जो है यह संस्थान शुरू कर रहा है हींग की खेती का लाहौल स्पीति में। किस राज्य के पारंपरिक व्यंजन केर सांगरी को GI टैग प्राप्त हुआ है? तो राजस्थान का है। यानी केर सांगरी कहाँ का जो है पारंपरिक व्यंजन है? तो राजस्थान का, जिसे GI टैग मिला है, यानी भौगोलिक इंडिकेशन मिला है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार के पहले डबल डेक फ्लाईओवर का उद्घाटन कहाँ किया? 11 जून 2025 को पटना में, यानी बिहार की राजधानी पटना में। यह डबल डेक फ्लाईओवर कितना लंबा है? तो 2.2 किलोमीटर लंबा है। नागरिक पंजीकरण प्रणाली 2022 पर आधारित भारत के महत्वपूर्ण आंकड़े रिपोर्ट के अनुसार किस राज्य में जन्म के समय सबसे कम लिंगानुपात दर्ज किया गया? तो बिहार में। यानी याद रखें, नागरिक पंजीकरण प्रणाली 2022 पर आधारित भारत के महत्वपूर्ण आंकड़े रिपोर्ट के अनुसार किस राज्य में जन्म के समय सबसे कम लिंगानुपात जो दर्ज किया गया? तो बिहार में है। इसको आप देख सकते हैं 2022 की नागरिक पंजीकरण प्रणाली पर आधारित महत्वपूर्ण आंकड़ा है। किन राज्यों में सबसे अधिक लिंगानुपात दर्ज किया गया है? तो देखें सबसे अधिक नागालैंड है। नागालैंड में जो देखें 1000 जो बच्चे हैं, क्योंकि यहाँ जन्म के समय बात करें 1000 जो बच्चे हैं उन पर 1068 बच्चियाँ हैं, यानी बहुत अच्छी स्थिति है। अरुणाचल प्रदेश में यहाँ दूसरे स्थान पर, इसके बाद लद्दाख है, फिर मेघालय है, फिर केरला का स्थान देख सकते हैं कि यह है। हालांकि 2027 में जो आज़ादी की बात की जो होगी 8वीं सेंसस और ओवरऑल 16वीं जो सेंसस 2027 में प्रकाशन होगा, तो वहाँ पर ये सारी जानकारी निकल कर आएगी। लेकिन यहाँ पर जो है नागरिक पंजीकरण प्रणाली 2022 पर आधारित डाटा को पूछ रहा है, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। हालांकि सेंसस 2011 ही अभी तक जो है पूछा जाएगा परीक्षाओं में, क्योंकि जब तक सेंसस 2027 यानी नियमतः 2011 के बाद 2021 होना चाहिए था, लेकिन कोविड-19 के कारण इसको स्थगित कर दिया गया, लंबा स्थगित हो गया। यानी देखें तो 6 साल स्थगित हो गया, क्योंकि इसका प्रकाशन जो होगा 2027 में प्रकाशन होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। इसमें तो आपका नेक्स्ट प्रश्न ये बन रहा है कि कम लिंगानुपात की दृष्टि से कौन सा राज्य बिहार के बाद दूसरे स्थान पर है? तो महाराष्ट्र है। महाराष्ट्र में देख सकते हैं जनसंख्या जो लिंगानुपात 906 है, और बिहार का जो है इससे भी गया गुजरा है, यानी बिहार देखें तो 891 है। 91 का मतलब इसमें 9 हो गया, 6 15 ज़्यादा महाराष्ट्र बिहार से। पंजीकृत जन्मों में लड़कों का प्रतिशत कितना है? यानी पंजीकृत जन्मों जो पंजीकृत हैं जन्म हुए लड़कों का प्रतिशत कितना है? 52.4% है। और पंजीकृत जन्मों में लड़कियों का प्रतिशत यानी बच्चियों का प्रतिशत कितना है? 47.6। यानी ये बहुत दयनीय स्थिति बच्चियों के साथ है, क्योंकि ये दोनों अनुपात दोनों बराबर होना चाहिए, क्योंकि बगैर विकसित समाज जहाँ है उसमें लड़कियों की संख्या लड़कों से बराबर होनी चाहिए, या तो लड़कों की संख्या ज़्यादा होनी चाहिए, वहीं ज़्यादा विकसित समाज माना जाता है। आज कहीं भी विश्व को उठाकर आप देख सकते हैं, तो विकास के ये जो है पिछड़ेपन की निशानी हो जाती है जहाँ पर लड़कियों की संख्या कम होती है। यानी भारत को यदि विकसित राष्ट्र अपने आप को बनाना है 2047 में आज़ादी की 100वीं वर्षगांठ को, तो इसको बराबर करना होगा, तभी ये संभव हो पाएगा। अन्यथा ये स्थिति यदि ऐसी, तो ये जो है घटिया समाज का उदाहरण हो जाएगा, न कि परिपक्व समाज या विकसित समाज का उदाहरण बनेगा। तो इसको सुधारना समाज को अति आवश्यक है, क्योंकि ये दोनों ही देखें तो विकास की धुरी हैं, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, वो किसी जाति धर्म का हो इससे मतलब नहीं, वो भारत का होना चाहिए, वो इंडियन, वी आर पीपल ऑफ इंडियन, वो भारतीय होगा। तो वो अपना योगदान मानव शक्ति के रूप में जो होगा, मानव शक्ति के रूप में उसका विकास हर मतलब कह लें कि जो जनप्रतिनिधि हैं या चुनी हुई सरकार उनको करना होगा, इनको रोजगार देना होगा, इनको अच्छी शिक्षा देना होगा, तभी जाकर ये राष्ट्र विकास में महत्वपूर्ण योगदान दे सकते हैं। वहाँ पर देखें जो क्या संसाधन है देश में, क्या स्थितियाँ हैं, कितने वो संपन्न है, प्राकृतिक रूप से ये मायने नहीं रखता है। यदि वहाँ के जो बच्चियाँ हैं या जो पुरुष महिलाएं हैं वहाँ के निवासी संपन्न हैं, शिक्षित हैं और संपूर्ण रूप से अपने आप को योग्य नागरिक में, तो वो देश अपने आप विकसित हो जाएगा। क्योंकि भारत देखें तो इंडिया इज रिच पीपल बट वेल लिव पीपल इज पुअर, यानी भारत जो है एक अमीर देश है, लेकिन यहाँ पर रहने वाले लोग गरीब हैं। ये बहुत पहले कहावत आज भी है, लेकिन भारत इसको तोड़ने में प्रयासरत है और एक दिन तोड़ भी देगा, और 2047 में अपने आज़ादी की 100वीं वर्षगांठ में ये विकसित राष्ट्र श्योर हो जाएगा। लेकिन इसके लिए यहाँ पर इन कमियों को सुधार करना होगा। तो चलिए देखते हैं, ज़्यादा इसमें भूमिका न बनाते हुए आगे चलते हैं। यानी हमने देख लिया कि ये स्थिति है 2022 के जो डाटा था उसके हिसाब से। ये डाटा कौन दिया था, डाटा को भी आप देख लें। ये डाटा जो है आपका है नागरिक पंजीकरण प्रणाली 2022 पर आधारित है। तो इसके बाद देखें लोकपाल का नया आदर्श वाक्य यानी मोटो क्या है। लोकपाल का नया आदर्श वाक्य मोटो क्या है? 11 जून 2025 को यह नया मोटो लाया गया था। नागरिक सशक्तिकरण भ्रष्टाचार उजागरीकरण जो है यह लोकपाल का नया आदर्श या मोटो है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भगवान बिरसा मुंडा की किस पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि अर्पित की? तो 125वीं पुण्यतिथि पर। तो इनकी पुण्यतिथि कब थी? 9 जून 2025 को, यानी 9 जून को इनका जो है वह मतलब स्वर्गवास हो गया था। और इनका जो जन्म है भगवान
भगवान बिरसा मुंडा को जो जन्म हुआ था वो 16 नवंबर को हुआ था। याद रखें कि 16 नवंबर को इनका जो जन्म है, तो इनकी जन्म को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये पूछा जाएगा जनजातीय गौरव दिवस के रूप में किस दिन मनाया जाता है, तो 16 नवंबर को मनाया जाता है। किसके उपलक्ष्य में, तो भगवान बिरसा मुंडा के उपलक्ष्य में। और इनकी पुण्यतिथि कब मनाई गई, तो 9 जून 2025 को इनकी 125वीं पुण्यतिथि मनाई गई। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। देखें, राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड मुख्यालय का उद्घाटन कहाँ पर किया गया, ये इंपॉर्टेंट बन जाता है कि राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड मुख्यालय का उद्घाटन कहाँ किया, 29 जून 2025 को। इसको भारत जो यानी भारत के जो गृह मंत्री हैं अमित शाह जी ने किया था। तो निजामाबाद तेलंगाना में इसका उद्घाटन, राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड का मुख्यालय का उद्घाटन किया गया। इसके बाद अंतर्राष्ट्रीय आलू केंद्र यानी CIP ने दक्षिण एशिया क्षेत्रीय केंद्र कहाँ स्थापित करने की घोषणा की 16 जून 2025 को, तो सिंगना, आगरा, उत्तर प्रदेश। यूपी स्पेशल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि अंतर्राष्ट्रीय आलू केंद्र CIP ने दक्षिण एशिया क्षेत्रीय केंद्र कहाँ स्थापित करने के, तो सिंगना जो आगरा के उत्तर प्रदेश में है, यानी सिंगना जो कि आगरा में है और ये उत्तर प्रदेश में है। अंतर्राष्ट्रीय आलू केंद्र का मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो लीमा, पेरू में, यानी जो पेरू की राजधानी लीमा है वहाँ पर है अंतर्राष्ट्रीय आलू केंद्र का मुख्यालय। इसके बाद सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय ने वर्ष 2026 में प्रस्तावित अखिल भारतीय आय वितरण सर्वेक्षण के संचालन हेतु मार्गदर्शन के लिए किसकी अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया है, तो डॉक्टर सुरजीत एस भल्ला के। सांख्यिकी एवं कार्यक्रम मंत्रालय ने वर्ष 2026 में प्रस्तावित अखिल भारतीय आय वितरण सर्वेक्षण, यह ध्यान रखना है कि इसके लिए किसकी अध्यक्षता बनाई गई है, तो डॉक्टर सुरजीत एस भल्ला की अध्यक्षता में ये समिति बनाई गई है। नब्या योजना की शुरुआत किस जिले से हुई है, तो ये सोनभद्र, उत्तर प्रदेश का जो देखें सबसे दक्षिणी जिला सोनभद्र है, वहां से नब्या योजना की शुरुआत की। कब, 24 जून 2025 को। सोनभद्र जिले के बारे में जानने की भौगोलिक दृष्टिकोण से साफ देखें तो उत्तर प्रदेश का सबसे उत्तरी जो जिला है वह आपका सहारनपुर है, और सबसे दक्षिणी जिला जो है आपका यहीं सोनभद्र है, और इसके बाद सबसे पूर्वी जिला बलिया है, और सबसे पश्चिमी जिला शामली है। सोनभद्र के बारे में ये विशेष है कि यह भारत के अन्य 4 राज्यों को स्पर्श करता है सोनभद्र, जिसमें मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, झारखंड और बिहार है। और जो सबसे उत्तरी जिला आपका सहारनपुर है, उत्तर प्रदेश को जो टच करता है जो सहारनपुर उत्तर प्रदेश का सबसे उत्तरी जिला है, वो देखें तो भारत के अन्य 3 राज्यों को स्पर्श करता है, उत्तराखंड है और हिमाचल प्रदेश और हरियाणा है। तो उत्तर प्रदेश के स्पर्श जो करने वाले टोटल राज्यों को देखें, भारत के राज्यों में, तो 8 राज्य स्पर्श करते हैं, एक केंद्र शासित प्रदेश राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली स्पर्श करता है, और एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा जो है नेपाल स्पर्श करता है उत्तर प्रदेश को। तो यूपी स्पेशल में आप इसको इस चैनल पर जाकर देख सकते हैं, सारी जानकारी दे दी गई है। लेकिन यहाँ करंट अफेयर्स में कि नब्या योजना की शुरुआत कहाँ की गई है, तो सोनभद्र जिले से उत्तर प्रदेश में है। नब्या योजना किस आयु वर्ग किशोरियों के लिए है, तो 16 से 18 वर्ष की किशोर। ये इंपॉर्टेंट है कि नब्या योजना किस आयु वर्ग किशोरियों के लिए, तो 16 से 18 वर्ष की जो किशोरियां हैं यानी टीन एजर्स हैं, उनके लिए नब्या योजना शुरुआत की गई है। नब्या योजना का उद्देश्य क्या है, इसके उद्देश्य को देख लेते हैं, किस उद्देश्य से किया गया है। तो व्यावसायिक प्रशिक्षण देकर किशोरियों को आत्मनिर्भर और सशक्त बनाना है, व्यावसायिक प्रशिक्षण देना है, जिससे किशोरियां जो है टीन एजर्स जो बालिकाएं हैं वो आत्मनिर्भर और सशक्त बन सकें। नेक्स्ट है, गूगल ने एशिया प्रशांत क्षेत्र में अपना पहला गूगल सुरक्षा इंजीनियरिंग केंद्र यानी GSEC कहाँ स्थापित किया 18 जून 2025 को, तो हैदराबाद तेलंगाना में स्थापित किया है। कौन स्थापित किया है, गूगल ने। एशिया प्रशांत क्षेत्र में अपना पहला, याद रखें कि पहला जहाँ हो जाता है इंपॉर्टेंट है, पहला गूगल सुरक्षा इंजीनियरिंग केंद्र GSE स्थापित किया हैदराबाद तेलंगाना में। त्रिपुरा को किस कार्यक्रम के अंतर्गत पूर्ण कार्यात्मक साक्षर राज्य घोषित किया गया है, त्रिपुरा को किस कार्यक्रम के अंतर्गत पूर्ण कार्यात्मक साक्षर राज्य घोषित किया गया जून 2025 में, तो उल्लास योजना के तहत। उल्लास का मतलब नव भारत साक्षरता कार्यक्रम के तहत त्रिपुरा को पूर्ण कार्यात्मक साक्षर राज्य घोषित किया गया है। त्रिपुरा किन राज्यों के बाद पूर्ण साक्षरता हासिल करने वाला तीसरा राज्य बना है, तो इससे पहले मिजोरम, सबसे पहले मिजोरम उल्लास के तहत बना था, इसके बाद गोवा, तीसरा जो है त्रिपुरा बना है। इसमें कुछ और जानकारी ऐड कर लेते हैं। देखें, स्वच्छ सर्वेक्षण 2024-25 को देखें तो शहरी स्वच्छता में सुधार लाने हेतु शहरों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से केंद्रीय आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय को याद रखें ने जनवरी 2016 में 73 शहरों की रेटिंग के लिए एक स्वच्छ सर्वेक्षण 2016 का आयोजन किया गया था, यानी शुरुआत 2016 से, याद रखें जनवरी 2016 में। स्वच्छ सर्वेक्षण का 9वां संस्करण 2025 में इसका क्या था, 9वां संस्करण भी याद रखें, जो स्वच्छ भारत मिशन शहरी 2.0 के लक्ष्यों के अनुरूप भारतीय शहरों के स्वच्छता मानकों के मूल्यांकन और तुलना करने के लिए एक महत्वपूर्ण उपकरण का कार्य करता है। अपनी शुरुआत के बाद इस कार्यक्रम को काफी विस्तार हुआ है। शुरुआती कवरेज 73 शहरों से बढ़कर 2024 में 4589 शहरी स्थानीय निकायों तक पहुंच गए। इसमें 58 छावनी बोर्ड और 88 गंगा शहर शामिल है, जो इस पहल की व्यापक स्वीकृति को दर्शाता है। तो इसमें इंपॉर्टेंट है कि 17 जुलाई 2025 को आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय भारत सरकार द्वारा स्वच्छ सर्वेक्षण जो 2024-25 का परिणाम जारी किया गया है। स्वच्छ सर्वेक्षण 2024-25 का मुख्य विषय थीम पूछ सकता है, कम करें, पुनः उपयोग करें तथा पुनःचक्रण करें, यानी रिड्यूस, रीयूज एंड रिसाइकिल इसका थीम रहा है, जिसमें अपशिष्ट प्रबंधन प्रभाव में चक्रियता के महत्व पर जोर दिया गया है।
इसमें रैंकिंग देख सकते हैं। स्वच्छ सर्वेक्षण 2024-25 की रैंकिंग इस प्रकार से है। सुपर स्वच्छ लीग शहर यानी सुपर स्वच्छ लीग सिटी 2024-25 में देखें तो इस श्रेणी में 10 लाख से अधिक जनसंख्या श्रेणी में शीर्ष शहर को देखें, यानी इसमें देख सकते हैं कि 10 लाख से अधिक जनसंख्या श्रेणी में शीर्ष शहर कौन सा है, तो पहले स्थान पर इंदौर आता है, मध्य प्रदेश का, वेरी इंपॉर्टेंट है। दूसरे स्थान पर देखें तो सूरत है गुजरात का, तीसरे स्थान पर नवी मुंबई महाराष्ट्र का, चौथे स्थान विजयवाड़ा आंध्र प्रदेश का। इस श्रेणी में 3 से 10 लाख जनसंख्या श्रेणी में शीर्ष शहर देखें, यानी यहाँ पर 10 लाख से अधिक वाले में इंदौर रहा, और 3 से 10 लाख जनसंख्या श्रेणी में श्रीनगर देखें तो पहले स्थान पर जो है नोएडा उत्तर प्रदेश का, इंपॉर्टेंट है स्पेशल के लिए। दूसरे स्थान चंडीगढ़ जो केंद्र शासित प्रदेश है, तीसरे स्थान मैसूर, चौथे स्थान पर उज्जैन, पांचवें स्थान पर जो है गांधीनगर जो कि गुजरात का है, छठे स्थान पर गुंटूर है। इस श्रेणी मध्यम शहरों यानी 50,000 से 3 लाख श्रेणी में शीर्ष शहर को देखें तो पहले स्थान पर जो है नई दिल्ली हो जाएगा, यानी NDMC नई दिल्ली, दूसरे स्थान पर तिरुपति, तीसरे स्थान पर अंबिकापुर जो छत्तीसगढ़ में है, चौथे स्थान पर लोनावाला जो महाराष्ट्र में है। इसके बाद देखें स्वच्छ शहर अवार्ड। इस श्रेणी में 10 लाख से अधिक जनसंख्या श्रेणी में शीर्ष शहर को देखें, यानी इस श्रेणी स्वच्छ शहर अवार्ड में जो है इस श्रेणी में 10 लाख से अधिक जनसंख्या श्रेणी में शीर्ष शहर देखें तो पहले स्थान पर अहमदाबाद, दूसरे स्थान पर भोपाल, तीसरे स्थान पर लखनऊ। इंपॉर्टेंट है कि तीसरे स्थान पर उत्तर प्रदेश का लखनऊ, किसमें, स्वच्छ शहर अवार्ड में। हमने देखा कि स्वच्छ यानी सुपर स्वच्छ लीग शहर के अंतर्गत 10 लाख से अधिक जनसंख्या श्रेणी में शीर्ष शहर जो था मिलियन प्लस सिटीज में पहले स्थान पर इंदौर है। और यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, यहाँ पर देख रहे हैं कि इस श्रेणी में यानी स्वच्छ शहर अवार्ड में 10 लाख से अधिक जनसंख्या की श्रेणी में जो शीर्ष शहर है स्वच्छ शहर अवार्ड के अंतर्गत पहले स्थान पर अहमदाबाद है जो गुजरात का, तीसरे स्थान पर उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ, वेरी इंपॉर्टेंट है, दूसरे स्थान भोपाल है जो कि मध्य प्रदेश की राजधानी है। इस श्रेणी में देखें तो 3 से 10 लाख जनसंख्या श्रेणी का शीर्ष शहर जो है वो आपका पहले स्थान पर मीरा भाईदर जो महाराष्ट्र का है, दूसरे स्थान पर बिलासपुर छत्तीसगढ़ का, तीसरे स्थान पर जमशेदपुर झारखंड का है। इस श्रेणी में 50,000 से 3 लाख जनसंख्या श्रेणी में शीर्ष शहर को देखें तो पहले स्थान पर देवास जो मध्य प्रदेश का है, दूसरे स्थान पर कराड़ महाराष्ट्र का, तीसरे स्थान पर करनाल जो हरियाणा का है। इसके बाद स्वच्छ सर्वेक्षण 2024-25 में शीर्ष स्वच्छ 5 गंगा नगरों को देखें, गंगा नदी किनारे बसे शहरों में पहले स्थान पर प्रयागराज, वेरी इंपॉर्टेंट है। पहले स्थान प्रयागराज नगर निगम उत्तर प्रदेश का, दूसरे स्थान पर वाराणसी नगर निगम उत्तर प्रदेश का, तीसरे स्थान पर कानपुर नगर निगम उत्तर प्रदेश का, यानी प्रथम 3 जो उत्तर प्रदेश से संबंधित है, और चौथे स्थान पर पटना जो बिहार का है, और पांचवें स्थान पर जो है NPP अनूप उत्तर प्रदेश का, यानी टॉप 5 में जो है 4 उत्तर प्रदेश के, 1 बिहार का है। जैसे कि हम जानते हैं कि जो गंगा नदी क्षेत्र है इनको गंगा नगरों के रूप में हम देख रहे हैं, तो उत्तर प्रदेश के 28 जिले, उत्तर प्रदेश के यानी उत्तर प्रदेश में कितने जिले हैं वर्तमान में, 75 जिले हैं, तो 75 जिलों में से 28 जिले जो है वो 28 जिले जो हैं गंगा नदी के किनारे हैं, यानी 28 डिस्ट्रिक्ट से जो है 28 डिस्ट्रिक्ट जो है गंगा जी 28 जिलों से प्रभावित होती हैं उत्तर प्रदेश के, और भारत के 5 राज्यों से गंगा जी प्रभावित होती हैं। 5 राज्य कौन से भारत के राज्य हैं, तो इसमें उत्तराखंड है जहां से इनका उद्गम होता है, दूसरे स्थान पर उत्तर प्रदेश है, तीसरे स्थान पर बिहार है, चौथे स्थान पर जो है वो आपका झारखंड है, और 5वें स्थान पर वेस्ट बंगाल से ये प्रवेश मतलब बहती हैं। और मैदानी क्षेत्र में जो है प्रवेश इनका उत्तराखंड के हरिद्वार से मैदानी क्षेत्र में प्रवेश करती हैं, जबकि उत्तर प्रदेश में गंगा जी बिजनौर से उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती हैं गंगा जी। के अंतर्गत जो था स्वच्छ सर्वेक्षण 2024 में शीर्ष 5 गंगा नगरों में टॉप 5 में जो 4 हैं उत्तर प्रदेश संबंधित हैं, इसमें शीर्ष 5 सबसे स्वच्छ छावनी परिषदों की रैंकिंग इस प्रकार से है। छावनी परिषद कंटेंट बोर्ड जो है उसमें देखें तो पहले स्थान पर सिकंदराबाद कैंट जो तेलंगाना, दूसरा देवलाली कैंट महाराष्ट्र में, महू कैंट मध्य प्रदेश में, अहमदाबाद कैंट गुजरात में, और खड़की कैंट जो महाराष्ट्र में है। इसके बाद स्वच्छ सर्वेक्षण 2024-25 में ग्रेटर विशाखापट्टनम नगर निगम यानी GVMC जबलपुर और गोरखपुर को सफाई कर्मचारियों की सुरक्षा और गरिमा प्रदान करने की उत्कृष्ट प्रतिबद्धता के लिए सर्वश्रेष्ठ सफाई मित्र सुरक्षित शहर घोषित किया गया। स्वच्छ सर्वेक्षण 2024-25 में उत्तर प्रदेश का प्रदर्शन स्वच्छ शहर पुरस्कार श्रेणी में 10 लाख से अधिक जनसंख्या के शीर्ष 20 शहरों में लखनऊ नगर निगम को तीसरा, आगरा नगर निगम को देखें तो इसमें 10वां, गाजियाबाद नगर निगम को 11वां, प्रयागराज नगर निगम को 12वां, कानपुर नगर निगम को 13वां, तथा वाराणसी नगर निगम को 17वां स्थान प्राप्त हुआ। इस श्रेणी में 3 से 10 लाख जनसंख्या के शीर्ष 20 शहरों में गोरखपुर नगर निगम को 4वां, मुरादाबाद नगर निगम को 10वां, मथुरा वृंदावन नगर निगम को 11वां, फिरोजाबाद नगर निगम को 12वां, सहारनपुर नगर निगम को 16वां, झांसी नगर निगम को 17वां, तथा बरेली नगर निगम को 20वां स्थान प्राप्त हुआ। इस सर्वेक्षण प्रयागराज को सबसे स्वच्छ गंगा शहर के रूप में घोषित किया गया। साथ ही स्वच्छ महाकुंभ 2025 विशेष पहल को आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय विशेष मान्यता प्रदान की गई। गोरखपुर को सफाई मित्र सुरक्षित शहर से तीसरा स्थान प्राप्त हुआ। इसके बाद प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना, वेरी इंपॉर्टेंट, यानी PMDDY 1 फरवरी 2025 को केंद्रीय वित्त एवं कॉर्पोरेट मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में केंद्रीय बजट 2025-26 प्रस्तुत करते हुए कहा कि देश के समग्र विकास हेतु 4 प्रमुख इंजन निर्धारित किए गए हैं, यानी 4 इंजन कौन से, सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग यानी MSME, दूसरा निवेश, तीसरा निर्यात और चौथा कृषि। इसमें से कृषि क्षेत्र में उत्पादकता वृद्धि और क्षेत्रीय अनुकूलता सुनिश्चित करने के लिए प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना प्रारंभ करने की घोषणा की गई थी। यानी घोषणा याद रखें, ये जो है बजट
2025-26 के बजट में ही इसकी घोषणा की गई थी। प्रधानमंत्री धन धान कृषि योजना की घोषणा की गई थी। नीति आयोग के आकांक्षी जिला कार्यक्रम से प्रेरित, यानी प्रेरित किससे है? नीति आयोग का जो आकांक्षी जिला कार्यक्रम से प्रेरित इस योजना का उद्देश्य कृषि क्षेत्र में सर्वांगीण विकास को सुनिश्चित करना। इसके प्रमुख उद्देश्य निम्नलिखित हैं। कृषि उत्पादकता में वृद्धि करना, फसल विविधीकरण और संधारणीय यानी सस्टेनेबल कृषि पद्धतियों को प्रोत्साहन करना, पंचायत एवं प्रखंड स्तर पर भंडारण क्षमता को बढ़ाना, सिंचाई सुविधाओं में सुधार, दीर्घकालिक अंतकालिक कृषि ऋण की आसान उपलब्धता बनाना है। स्मरणीय तथ्य इसमें है कि 16 जुलाई 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय कैबिनेट मंडल ने, यानी सेंट्रल कैबिनेट मंडल ने, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने PMDDKY को 6 वर्षों के लिए अनुमोदित किया। याद रखें, 6 वर्षों के लिए अनुमोदित कब? 16 जुलाई 2025 को। इस अवधि में चयनित जिलों में कृषि उत्पादकता बढ़ाने, टिकाऊ एवं विधिकृत कृषि को प्रोत्साहित करने तक किसानों की आय बढ़ाने के लिए विस्तृत कार्य योजना लागू की जाएगी। प्रधानमंत्री धन धान कृषि योजना के तहत देश भर के 100 जिलों, याद रखें 100 जिलों का चयन किया जाएगा। इस योजना का वित्त वर्ष 2025-26 से शुरू होकर आगामी 6 वर्षों तक चलेगी, अर्थात 2030-31 का संचालन किया जाएगा। शुरू में 100 जिले इसमें शामिल हैं। इन 100 जिलों में वे कृषि प्रधान क्षेत्र शामिल होंगे जो महत्वपूर्ण सूचकांकों पर राष्ट्रीय औसत से पीछे हैं। प्रत्येक राज्य केंद्र शासित प्रदेश से न्यूनतम एक जिला अवश्य लिया जाएगा, जबकि कुल जिलों का राज्यवार वितरण संबंधित राज्य केंद्र शासित प्रदेश की शुद्ध बुआई गई कृषि भूमि और पंचायत जोत के अनुपात के आधार पर होगा। अब इसमें थोड़ा से कुछ चर्चित व्यक्तियों को भी शामिल कर लेते हैं। तो देखें, इसमें आस्था पूनिया जो है 3 जुलाई 2025 को आधिकारिक रूप से नौसेना विमानन की फाइटर स्ट्रीम में शामिल होने वाली पहली महिला बनी। ज्ञातव्य कि लेफ्टिनेंट अतुल कुमार ढुल और सब लेफ्टिनेंट आस्था पूनिया को प्रतिष्ठित विंग्स ऑफ गोल्ड प्रदान किया गया है। डॉक्टर मुनीश्वर चंद्र डावर को देख सकते हैं, 4 जुलाई 2025 को जबलपुर मध्य प्रदेश के प्रसिद्ध शिक्षक डॉक्टर मुनीश्वर चंद्र डावर का निधन हो गया। उन्होंने 1972 से 2021 तक 2 रुपये के मामूली शुल्क में लोगों का इलाज किया और नवंबर 2021 से मात्र 20 रुपये शुल्क के साथ अपनी सेवाएं जारी रखी। वर्ष 2023 में उन्हें भारत सरकार द्वारा पद्मश्री से सम्मानित किया गया। याद रखें, डॉक्टर मुनीश्वर चंद्र डावर जी हैं। केशवन रामचंद्रन के बारे में देखें तो 1 जुलाई 2025 को भारतीय रिजर्व बैंक RBI के नए कार्यकारी निदेशक नियुक्त किए गए हैं। इसके बाद यहाँ पर यानी कार्यकारी निदेशक के रूप में वह विनिमय विभाग कार्यभार संभालेंगे। पराग जैन को देखें तो जुलाई 2025 में वरिष्ठ IPS अधिकारी पराग जैन ने रिसर्च एंड एनालिसिस विंग RA के नए प्रमुख सचिव का पदभार ग्रहण किया है। कार्यकाल 2 वर्ष का होगा। इस पद पर उन्होंने रवि सिन्हा का स्थान लिया है। शुभांशु शुक्ला वेरी इंपॉर्टेंट है कि 25 जून 2025 को इसरो के अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला मिशन पायलट XGOM-4 मिशन के लॉन्च के साथ राकेश शर्मा 1984 के बाद अंतरिक्ष की कक्षा में जाने वाले दूसरे भारतीय बने। वे 26 जून 2025 को अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर पहुंचने वाले पहले भारतीय बने। अंतरिक्ष में जाने वाले दूसरे हैं, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर पहुंचने वाले पहले भारतीय बने। उनके साथ ये भी इंपॉर्टेंट है, उनके साथ पेगी विस्टन अमेरिका के, स्लावोस्क उजनास्की विनिस्की वस्की पोलैंड के था, टिबोर कैंपो हंगरी इस मिशन पर शामिल थे। यानी उनके अलावा कितने लोग इसमें शामिल थे? तो 3 लोग और, कुल मिलाकर 4 लोग थे। यानी एक अमेरिका का, एक पोलैंड का, एक हंगरी का और एक भारत के, ये थे शुभांशु शुक्ला। इसके बाद राजीव मेनानी के बारे में देखें तो अर्नेस्ट एंड यर्ड EY इंडिया के अध्यक्ष और CEO बने। 1 जून 2025 को वर्ष 2025-26 के लिए भारतीय उद्योग परिसंघ यानी CII के नए अध्यक्ष के रूप में कौन बने? राजीव मेनानी बने। अन्य राष्ट्रीय व्यक्ति नियुक्ति के अंतर्गत देख सकते हैं यहाँ जयंत कदम जी हैं। जुलाई 2025 में भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड सेबी के नए कार्यकारी निदेशक पदभार ग्रहण किया। एयर मार्शल S शिव कुमार 1 जुलाई 2025 को वायु सेना मुख्यालय नई दिल्ली में एयर ऑफिसर इंचार्ज प्रशासन पदभार ग्रहण किया। सुब्रमण्यम रमण 20 जून 2025 को पेंशन निधि नियामक और विकास प्राधिकरण यानी PFRDA के अध्यक्ष का पदभार ग्रहण किया। इसके बाद भूपेंद्र यादव जी को देखें तो केंद्रीय मंत्री जून 2025 में इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस यानी IBCA के अध्यक्ष बने। वेरी इंपॉर्टेंट है। SP यादव जून 2025 में इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस के महानिदेशक बने। फ्लाइट लेफ्टिनेंट SSP सोलंकी देखें तो जून 2025 में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की पहली महिला ADC यानी AD कैंप नियुक्त हुई। अरुण श्रीनिवास के बारे में देखें जून 2025 में मेटा द्वारा भारत में मेटा के प्रबंध निदेशक और प्रमुख नियुक्त किए गए। लेफ्टिनेंट जनरल दिनेश सिंह राणा 1 जून 2025 को अंडमान निकोबार कमान के 18वें कमांडर इन चीफ के रूप में पदभार ग्रहण किया। इसके बाद शैलेंद्र नाथ गुप्ता के बारे में देखें तो 31 मई 2025 को रक्षा संपदा महानिदेशक के अपने से पदभार ग्रहण किया। इसके बाद अश्विनी लोहानी रेलवे बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष जून 2025 में प्रधानमंत्री संग्रहालय एवं पुस्तकालय PMML के नए निदेशक नियुक्त किए गए। राजीव कृष्ण के बारे में देखें वरिष्ठ IPS अधिकारी 31 मई 2025 को उत्तर प्रदेश के नए कार्यवाहक पुलिस महानिदेशक DGP के रूप में कार्यभार ग्रहण किया। कौन? राजीव कृष्ण जी। इसके बाद देखें तो इस पद पर ITC लिमिटेड के अध्यक्ष संजीव पुरी का स्थान लिया। इसके साथ ही बायोटेक इंटरनेशनल के संस्थापक और प्रबंध निदेशक सुचित्रा के इले 2025-26 के लिए CI के उपाध्यक्ष के रूप में ग्रहण किया। ये दूसरा पार्ट इसमें आ गया है, यानी CI का ऊपर हमने देखा था, यहाँ पर देख सकते हैं। यानी यहाँ से था राजीव लोहानी के बारे में CI के नए अध्यक्ष के रूप में पदभार ग्रहण किया था, तो इसी के पार्ट के रूप में। और यहाँ पर जो कलेक्शन दिया है वो अलग है। तो यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय व्यक्ति में देखें तो जेनिफर गिरलिंग्स सिमन्स देखें तो जुलाई 2025 में जेनिफर गिरलिंग्स सिमन्स सूरीनाम की पहली महिला राष्ट्रपति बनी। वेरी इंपॉर्टेंट है, सूरीनाम की पहली महिला राष्ट्रपति। इस पद पर उन्होंने चंद्रिका प्रसाद चांद संतोखी का स्थान लिया। इसके बाद देखें जू जी याई
जू जियाई को देखें तो 24 जून 2025 को चीन की पूर्व वित्त उप मंत्री जू जियाई एशियाई अवसंरचना निवेश बैंक यानी AIIB के नए अध्यक्ष के रूप में चुनी गई। उनका 5 वर्षीय कार्यकाल 16 जनवरी 2026 से शुरू होगा। इस पद पर मौजूदा अध्यक्ष लिन जिन लुकुंग का स्थान ले गए हैं। इसके बाद प्रोफेसर अनंत चंद्र कासन को देखें तो भारतीय मूल के अमेरिकी प्रोफेसर जून 2025 में मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी MIT की प्रोवेस्ट चुने गए। वे इस शैक्षणिक पद पर पहुंचने वाले पहले भारतीय अमेरिकी हैं। डॉक्टर बाबी मुकमला भारतीय मूल के अमेरिकी चिकित्सक हैं। जून 2025 में अमेरिकन मेडिकल एसोसिएशन AMA के अध्यक्ष बने। वो इस पद पर पहुंचने वाले भारतीय मूल के पहले चिकित्सक हैं। इसके बाद एलेवेना बैराक को देख सकते हैं। जर्मनी की पूर्व विदेश मंत्री 2 जून 2025 संयुक्त राष्ट्र महासभा के 80वें अधिवेशन की अध्यक्षता निर्वाचित हुए हैं। वो सितंबर 2025 में शुरू होने वाले 80वें सत्र की अध्यक्षता करेंगे। इसके बाद स्थल इत्यादि दिया गया तो राष्ट्रीय स्थल में धौलपुर देख सकते हैं। ये सारी जानकारी। इसके बाद पुणे देख सकते हैं, आनंद देख सकते हैं, सारनाथ इत्यादि, उज्जैन को भी देखा जा सकता है, इसमें मेरठ को भी देखा जा सकता है। इंग्लिश वर्जन को भी देख लेते हैं जो इसमें इंपॉर्टेंट प्रश्न जो छूट गए उन टॉपिकों पर यहाँ देखें। तो फॉर हाउ मेनी डिस्ट्रिक्ट है प्रधानमंत्री जन धन कृषि योजना बिन अप्रूव्ड बी इम्प्लीमेंटेशन, यानी इसमें हमने देखा था कि जो प्रधानमंत्री जन धन योजना है यह शुरुआती दौर में 100 जिलों में शुरू किया जा रहा है। कब ये शुरू किया गया? 26 जुलाई 2025 को। इसमें देखें और इंपॉर्टेंट जानकारी निकल कर आती है कि हाउ मेनी एग्जिस्टिंग स्कीम हैव बीन इंटीग्रेटेड इनटू द प्रोग्राम, यानी प्रधानमंत्री जो धन धान्य कृषि योजना है जो 16 जुलाई 2025 को जारी की गई 100 जिलों में इम्प्लीमेंटेशन किया गया, इसका कारण जारी किया गया, वह कितने जो है मौजूदा स्कीमों को इंटीग्रेट या सम्मिलित कर लिया गया, एक में मिला दिया गया इस स्कीम के तहत। तो 36 जो है स्कीमों को इसमें इंटीग्रेट किया गया, मिला दिया गया। इंपॉर्टेंट ये हो जाता है। विच न्यू सर्विस हैज बीन रिसेंटली लॉन्च बाय द यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया UIDAI, यानी जो आधार बनाती है यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो है, कौन सी जो है अभी तत्काल में नई स्कीम लॉन्च किया है 16 जुलाई 2025 को। तो रिपोर्टिंग द डेथ ऑफ फैमिली मेंबर, यानी जो फैमिली मेंबर हैं उनकी जो मृत्यु होने पर उसको रिपोर्ट करना, यानी सूचना देना, यह नई स्कीम जो UIDAI जारी किया जो कि आधार कार्ड बनाने वाली संस्था है। वेयर वाज द बिम्स्टेक पोर्ट कॉन्क्लेव 2025 हेल्ड, एंड बिम्स्टेक का जो पोर्ट कॉन्क्लेव 2025 कहाँ पर यह आयोजित किया गया? 14 से 15 जुलाई 2025 को तो विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में इसका आयोजन किया गया। व्हाट वाज द थीम ऑफ द कॉन्क्लेव, यानी इस कॉन्क्लेव की थीम क्या थी? बिम्स्टेक पोर्ट की थीम क्या थी? तो नेविगेटिंग द फ्यूचर ब्लू इकोनॉमी इनोवेशन एंड सस्टेनेबल पार्टनरशिप, ये इसकी थीम रही। नेविगेटिंग द फ्यूचर ब्लू इकोनॉमी इनोवेशन एंड सस्टेनेबल पार्टनरशिप। विच कंट्री पार्टिसिपेट इन द कॉन्फ्रेंस, यानी इसमें जो बिम्स्टेक रहा, बिम्स्टेक में जो देश हैं वो सारे इसमें पार्टिसिपेट किए। और इसमें कौन कौन से देश है इसमें ध्यान रखें? बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका और थाईलैंड। कुल मिलाकर देखें 1 2 3 4 5 6 7 बिम्स्टेक के जो 7 देश हैं इसमें पार्टिसिपेट किए। थीम देख सकते हैं और कब ये कहाँ पर आयोजित किया गया इसको देख। वेयर वाज द ADEETIE स्कीम लॉन्च, यह 15 जुलाई 2025 को, तो पानीपत हरियाणा में। विच एजेंसी विल इम्प्लीमेंट द इनिशिएटिव ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ पावर, यानी इसको जो है कौन सी मिनिस्ट्री जो है लॉन्च कर रही है? तो ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी यानी BEE इसको लॉन्च कर रही है। व्हाट इज़ द फुल फॉर्म? ADEETIE, यानी ये देख सकते हैं कि जो लॉन्च किया गया हरियाणा के पानीपत में और इसको ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी जो इसको इम्प्लीमेंटेशन कर रही है, इसका फुल फॉर्म क्या है? तो ए का मतलब होगा असिस्टेंट इन डिप्लॉइंग एनर्जी एफिशिएंट टेक्नोलॉजीज इन इंडस्ट्री एंड एस्टेब्लिशमेंट्स, इसका जो फुल फॉर्म है। विच जापानी बुलेट ट्रेन विल बी ऑपरेटेड ऑन द मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल कॉरिडोर, यानी विच यानी जापान की वो कौन सी बुलेट ट्रेन जो है जो संचालित की गई मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल के रूप में 15 जुलाई 2025 को। तो ई10 शिंकानसेन जो है यह ट्रेन का नाम था, जापानी बुलेट ट्रेन है जिसका उद्घाटन 25 जुलाई 2025 को मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल कॉरिडोर पर किया गया, यानी इसका संचालन किया गया। वेयर वाज द वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट्स ODOP 2024 अवार्ड सेरेमनी हेल्ड, यानी जो वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट है 2024 का, इसका अवार्ड सेरेमनी कहाँ इसका आयोजित किया गया? नई दिल्ली में। हाउ मेनी टोटल अवार्ड वे प्रेजेंटेड अंडर दिस इंस्टीट्यूट, यानी ODOP के तहत कितने जो पुरस्कार वितरित किए गए? तो 34। विच स्टेट वन द गोल्ड अवार्ड अंडर कैटेगरी ए, यानी कैटेगरी इसमें कई कैटेगरियाँ हैं, तो कैटेगरी ए के तहत जो कौन सा किस राज्य को जो है स्वर्ण पदक मिला ODOP में? तो पहले स्थान पर आंध्र प्रदेश को कैटेगरी ए में गोल्ड अवार्ड मिला, दूसरे स्थान पर महाराष्ट्र, तीसरे स्थान पर जो रहा वो पंजाब और चौथे स्थान पर उत्तर प्रदेश रहा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। विच स्टेट रिसीव द सिल्वर अवार्ड अंडर द कैटेगरी ए के अंतर्गत मध्य प्रदेश को जो सिल्वर अवार्ड मिला, ये भी कैटेगरी ए में ही है। इसके बाद देखें तो यह है
विच स्टेट रिसीव द ब्रोंज अवार्ड अंडर कैटेगरी ए? कैटेगरी ए में ही ब्रोंज अवार्ड किसको मिला? गुजरात को, राजस्थान को और वेस्ट बंगाल को मिला। फॉर विच प्रोडक्ट्स डिड सिद्धार्थनगर उत्तर प्रदेश रिसीव द ब्रोंज मेडल? यानी जो सिद्धार्थनगर उत्तर प्रदेश का जिला है उत्तर प्रदेश में, वह ब्रोंज मेडल अवार्ड किस प्रोडक्ट के लिए प्राप्त किया? तो काला नमक राइस के लिए। काला नमक राइस के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट यूपी स्पेशल है कि ODOP जिसका आयोजन जो है नई दिल्ली में किया गया, तो उसके अंतर्गत कैटेगरी ए को हमने देख लिया जिसमें गोल्ड, सिल्वर और ब्रोंज मेडल जो स्टेट है उसको मिला। और उत्तर प्रदेश का जो सिद्धार्थनगर जो जिला है वहाँ पर यानी इस काला नमक प्रोडक्ट के लिए इसने ब्रोंज मेडल अवार्ड जीता। इन विच स्टेट वाज द सेक्रेट, यानी यह फेस्टिवल है सेक्रेट बेहल डिहल फेस्टिवल सेलिब्रेट, यानी किस स्टेट में मनाया गया इस तरह का फेस्टिवल? तो मेघालय में मनाया जाता है जुलाई 2025 में। विच कम्युनिटी सेलिब्रेट ऑफ द फेस्टिवल? तो ये जयंतिया या पेना जो कम्युनिटी है जनजाति वहाँ मेघालय की, उसने इसको मनाया। वेयर वाज दिस 75th प्राइम मिनिस्टर, यानी प्राइम मिनिस्टर दिव्यासा केंद्र इग्नोरेटेंट 15 जुलाई 2025 को, यानी यह जो प्रधानमंत्री दिव्यासा केंद्र इसका उद्घाटन कहाँ पर 75वां प्रधानमंत्री दिव्यासा केंद्र कहाँ हो गया? तो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज बदायूं उत्तर प्रदेश में इसका जो है उद्घाटन किया गया है। विच मिनिस्ट्री इग्नोरेटिंग द प्राइम मिनिस्टर दिव्यासा केंद्र एंड PMD के? मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट जो है इसको जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यानी केंद्र सरकार का जो मंत्रालय मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड पावर जो है PMDK का उद्घाटन किया कहाँ पर? बदायूं उत्तर प्रदेश के गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जो है। इसके बाद विच 4 मेंबर वेयर नॉमिनेटेड टू राज्यसभा बाय द प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू? 13 जुलाई 2025 को राज्यसभा के लिए कौन से 4 लोगों को जो राज्यसभा के लिए नॉमिनेट किया? जैसा कि हम जानते हैं कि जो भारत के राष्ट्रपति हैं वो 12 लोगों को 4 क्षेत्रों से जो है वो मनोनीत करती हैं राज्यसभा के सदस्य के रूप में। तो इसमें 4 लोगों को यानी 4 जो थे उनको मनोनीत किया गया। उसमें देखें उज्ज्वल निकम हैं, एडवोकेट हैं। इसके बाद मीनाक्षी जैन हैं, हिस्टोरियन हैं, इतिहासकार। हर्षवर्धन श्री गला हैं, ए फार्मर फॉरेन सेक्रेटरी हैं। और श्री सदानंद मास्टर इस सोशल वर्कर। इनको 4 लोगों को जो है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राज्यसभा के लिए मनोनीत किया 12 लोगों में से, यानी 12 लोगों को मनोनीत कर सकते हैं, तो 4 लोगों को मनोनीत किया। कब? 13 जुलाई 2025 को। आगे इसमें देख सकते हैं कि व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ द मेंबर्स दैट द प्रेसिडेंट कैन नॉमिनेट इन राज्यसभा? 12 लोगों को। वेयर वाज द यूथ स्पिरिचुअल समिट 2025 हेल्ड? यानी 18 से 20 जुलाई 2025 को यह यूथ स्पिरिचुअल समिट 2025 कहाँ हेल्ड किया गया? वाराणसी में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। व्हाट वाज द थीम ऑफ द समिट? यानी इस यूथ स्पिरिचुअल समिट की थीम क्या थी? नशा मुक्त युवा फॉर विकसित भारत। विच फेस्टिवल हैज़ बीन डिक्लेयर्ड ए स्टेट फेस्टिवल बाय द महाराष्ट्र गवर्नमेंट? महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने किसको स्टेट फेस्टिवल घोषित किया? तो पब्लिक गणेश उत्सव, यानी आज से देखें तो गणेश उत्सव, गणेश चतुर्थी का जो त्यौहार शुरू हो गया 10 दिन के लिए। लाल जो बादशाह हैं राजा यानी भगवान गणेश जी प्रथम पूज्य हैं, उनका उत्सव आज 27 अगस्त 2025 है, तो आज से ये शुरू हुआ। तो इसमें पब्लिक गणेश उत्सव को जो है महाराष्ट्र सरकार ने क्या घोषित किया है? स्टेट फेस्टिवल घोषित किया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। हु इग्नोरेटिंग द फर्स्ट एनुअल एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ ऑन इंडियन नॉलेज सिस्टम, यानी 10 से 12 जुलाई 2025 को जो है कौन जो है एनुअल एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ इंडियन नॉलेज सिस्टम का उद्घाटन किया? तो जगदीप धनखड़ जी, दिन वाइस प्रेसिडेंट, तब ये वाइस प्रेसिडेंट थे, अब यह इस्तीफा दे चुके हैं। और राष्ट्रपति का चुनाव 9 सितंबर 2025 को किया जाएगा नया इलेक्शन के लिए। 2025 में ये 2022 में बने थे, इनका कार्यकाल 2027 तक था, लेकिन उन्होंने इस्तीफा दे दिया स्वास्थ्य कारणों से। इसलिए देखें तो यह 1.5 वर्ष के लिए, क्योंकि अब 2022 से लेकर 5 वर्ष का कार्यकाल जो है 2027 तक ये रहेगा, यानी 27 तक लिए रहेंगे। तो 22-25 में इस्तीफा देते हैं, 2 वर्ष के लिए अभी जो है जो अगले उपराष्ट्रपति नियुक्त किए जाएंगे, निर्वाचित किए जाएंगे। वेयर वाज द कॉन्फ्रेंस हेल्ड? कॉन्फ्रेंस जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी नई दिल्ली में किया गया। वेयर वाज द वाइस चांसलर कॉन्फ्रेंस ऑन नेशनल एजुकेशन पॉलिसी ने 2020 इग्नोरेटेड 10 जुलाई 2025 को, तो केवाड़िया गुजरात में। इसके बाद इसमें फॉर होम वाज द तलाश इनिशिएटिव लॉन्च 25 जुलाई 2025 को। तो तलाश का मतलब यह हो गया ट्राइबल स्टूडेंट फॉर एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल है। व्हाट वाज द फुल फॉर्म ऑफ द तलाश? ट्राइबल एप्टीट्यूड लाइफ स्किल एंड सेल्फ स्ट्रीम हब इसका पूरा रूप है। विच मिनिस्ट्री लॉन्च द तलाश इनिशिएटिव? मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स ने लॉन्च किया। ऑन हुज 125वां बर्थ एनिवर्सरी वाज द कॉमरेड पोस्टेज स्टैम्प एंड कॉइन रिलीज 9 जुलाई 2025 को। तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जो है 125वीं बर्थ एनिवर्सरी मनाई गई। वेयर वाज द उत्तर प्रदेश एग्रीटेक इनिशिएटिव हब एंड एग्रीटेक स्टार्टअप टेक्नोलॉजी शो के 8 जुलाई 2025 को। सरदार वल्लभ भाई पटेल यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी मेरठ में।